प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की छात्रों से परीक्षा पर चर्चा। कार्यक्रम में सीएम धामी भी वर्चुअली हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री के संवाद से छात्रों का तनाव होगा कम। आज हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन। 1,500 राम भक्त जाएंगे अयोध्या। सीएम धामी ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। टिहरी विस्थापितों को न्याय दिलाने की हरीश रावत ने उठाई मांग। कहा, 42 वर्षों में भी लोगों को नहीं मिला भूमिधर का अधिकार। मांगों को लेकर 1 फरवरी को करेंगे उपवास। बारिश से बढ़ेगी उत्तराखंड में ठंड। मौसम विभाग ने जताई बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। पश्चिमी विक्षोभ आज उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में दे सकता है दस्तक। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, विधानसभा सत्र में अब यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। बता दें, 2 फरवरी को सरकार को ड्राफ्ट कमेटी सौंपेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर इसी को लेकर एक पोस्ट लिखा है। जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र इसी को लेकर शुरू होगा। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां लंबे समय से यूसीसी का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसी को लेकर विधानसभा सत्र में 2 फरवरी को सरकार को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा कमेटी के द्वारा। यूसीसी का ड्राफ्ट, जो कमेटी गठित की गई है, वो यूसीसी का ड्राफ्ट विधानसभा सत्र में सरकार को सौंपेगी। यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार के सामने पेश किया जाएगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसी को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं और 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होगा और इस सत्र में यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी द्वारा पेश किया जाएगा। अब इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ आकाश गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, अब देखा जाए तो एक लंबे समय से यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यह वादा किया था कि अगर सरकार बनती है तो यूसीसी लागू किया जाएगा। अब इसी क्रम में 2 फरवरी को विधानसभा सत्र में ड्राफ्ट कमेटी सरकार को पेश करेगी। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार सरकार इस बात को लेकर के कह रही थी कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूसीसी लागू होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 के चुनाव से ठीक पहले जिस दिन वोटिंग हो रही थी, तो उससे एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री का बयान आया था कि उत्तराखंड में दोबारा सरकार स्थापित होने पर उत्तराखंड में यूसीसी जो है लागू किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि लगातार कमेटी इसमें अध्ययन कर रही थी, कई लोगों से उन्होंने बातचीत की है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 2 फरवरी को जो कमेटी है वो अपनी ड्राफ्ट इस तरीके से सरकार को सौंप देगी और उसके बाद जो 5 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उस सत्र के दौरान जो है सरकार इस ड्राफ्ट को लेकर के जो है सदन के अंदर पेश की होगी और साथ ही साथ सदन के अंदर बहुमत के आधार पर उसको पास किया जाएगा और उसके बाद आने वाले दिनों में उत्तराखंड में जो यूसीसी है उसे लागू किया जाएगा। कह सकते हैं कि जो कमेटी है उसने काफी अध्ययन किया है, कई लोगों से बातचीत की है किस तरह का कानून होना चाहिए और ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा कि जिसने ये कवायद शुरू की थी और अब इस कवायद को अंतिम रूप जो है देने की प्रक्रिया जो है जारी है। तो कह सकते हैं कि जल्द से जल्द अब जो इंतजार था पिछले कई समय से, इस बात को लेकर के भी चर्चाएं थी कि कमेटी का लगातार कार्यकाल बढ़ रहा है और आखिरकार वो ड्राफ्ट सरकारों को अब सौंपेंगे। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से हाल ही में कुछ दिनों पहले ये बयान भी आया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो कमेटी है वो एक तरीके से उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर रही है और उसको अब 2 तारीख को सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण जो एक पहल थी सरकार की और एक प्राथमिकता भी थी कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाए, तो उसी के आधार पर कह सकते हैं कि 2 तारीख को कमेटी जो है अपनी ड्राफ्ट पूरा सरकार को सौंप देगी और उसके बाद जो 5 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरकार इसको पास कराकर आने वाले दिनों में उत्तराखंड में जो यूसीसी है उसको लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो ये यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या लगता है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव प्रदेश भर में देखने को मिल सकते हैं? जब इसको लागू किया जा रहा था तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था, जब हम बात करें कि 2022 के चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा था, उसके बाद जब दोबारा बीजेपी सत्ता में काबिज हुई थी तो उसके बाद भी ये बयान आए थे
कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में कहीं ना कहीं जो समान नागरिकता सही कानून है वो एक तरीके से लागू किया जाएगा। और इसी को लेकर के कई लोगों के अंदर संशय भी था कि किस तरह का कानून होगा, क्योंकि कई जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जिनको सरकार की तरफ से एक तरीके से स्पेशल स्टेटस का दर्जा भी दिया गया है। तो उन तमाम पहलुओं पर जो है सरकार ने अध्ययन किया है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि समान नागरिकता संहिता कानून को लागू किया जाए, जिसमें लड़कियों की जो शादी करने की उम्र थी उसको भी बढ़ाया गया है। साथ ही साथ शैक्षिक को भी लेकर उसमें चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं उसको भी तैयार किया जाएगा कि शैक्षिक स्तर को भी किस तरह से बढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह को जो ड्राफ्ट तैयार होकर के सरकार के पास आएगा उसके बाद सदन के पटल में इसको रखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संशय है, क्योंकि कई लोगों से बातचीत भी की गई थी, कई लोगों से इसमें चर्चाएं भी की गई हैं, कई लोगों के सुझाव भी इसमें देखने को मिले थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद जब सरकार इसका मसौदा लेकर के आएगी तो कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए सरकार पहल कर रही है उसमें क्या कुछ प्रावधान और किस तरह के नियम जो सरकार की तरफ से रखे गए हैं। जी आकाश, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि धामी सरकार प्रतिबद्ध है और यूसीसी के मुद्दे को लेकर गंभीर भी दिखाई दे रही है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास नगर निगम और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई दुकानों पर छापेमारी करते हुए खाने के सैंपल लिए। बता दें कि तहसीलदार रेखा आर्य के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने और कई अनियमितताओं पर चालान की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों की टीम ने 8 दुकानों पर चालान किए और 6 दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई पर तहसीलदार ने कहा कि समय समय पर इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। बहुत ज़्यादा यात्री बहुल क्षेत्र भी है। यहाँ पर स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हाइजीनिक और का भी ध्यान रखते हुए इनके चालान भी काटे जा रहे हैं और फूड के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इसमें कुछ जो प्रतिष्ठान हैं, ढाबे हैं, उनमें गंदगी मिली है, जिसके लिए नियमानुसार नगर निगम के द्वारा चालान काटे जा रहे हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा उनका फूड का सैंपल लिया जा रहा है। उत्तराखंड में भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को उत्तराखंड में मीडिया कार्यशाला का आयोजन होना है। इस कार्यशाला की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहेंगे। कार्यशाला में प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों को आगामी चुनाव की दृष्टि से मूल मंत्र देने का काम किया जाएगा। चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो भी प्रकल्प हैं, विभाग हैं, सभी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और इसी के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक प्रदेश मीडिया कार्यशाला का कल देहरादून में आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे जिले के सभी मीडिया प्रभारी, हमारे मोर्चों के सभी मीडिया की टीम और हमारे प्रदेश की मीडिया टीम उसमें भाग लेंगी। उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी भी उसमें शरीक होंगे और उन सबका हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है। विंटर डेस्टिनेशन औली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सरकार संजीदा है, लेकिन संबंधित विभाग के आला अधिकारियों की औली में बने एडवेंचर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उदासीनता बरती जा रही है। लिहाजा अब इस आइस स्केटिंग रिंक को आइस स्केटिंग एसोसिएशन को सौंपने की बात उठने लगी है, ताकि इस खूबसूरत लोकेशन में बने इंटरनेशनल लेवल के औली ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंक को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। रिंग तो बना है, 30 बाई 60 मीटर का रिंग बना है और मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें हम जो है नेशनल लेवल की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, दोनों स्पीड भी और फिगर भी। लेकिन आइस स्केटिंग फ्लोर जिस तरह से बनना चाहिए था वो बना नहीं और पानी जो भी गिरता है, बर्फ़ जो गिरती है वो सीपेज होकर अंदर ही चली जाती है। दूसरा ये था कि जो भी टेक्निकल लोग यहाँ आए थे उन्होंने ये देखना चाहिए था कि किस तरह पानी को रोकें और किस तरह पानी की हम बर्फ़ तैयार करें। हमारा कहना ये है कि एक अच्छी चीज़ बनी है, जो खर्चा इस पर हो गया उसमें कुछ और थोड़ा खर्चा लगा के सरकार इसको कंप्लीट करे और बच्चों को उपलब्ध कराए।
लोकसभा चुनाव आने से पहले ही राजनीतिक पार्टियों में सदस्यता अभियान शुरू हो गया है, जिसके चलते भूतपूर्व 55 सैनिकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के कार्यालय में सदस्यता संयोजक गोविंद सिंह बिष्ट के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। वहीं गोविंद बिष्ट ने कहा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के द्वारा कार्यों की सराहना की जा रही है और जिसके चलते भूतपूर्व सैनिकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, वहीं सदस्यता ग्रहण करने वाले पूर्व सैनिकों ने कहा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को बनाकर पूरे संसार में अपना परचम लहराया है, इसके चलते ही भाजपा के एक हिंदू राष्ट्रीय पार्टी है और सबके साथ सबका विकास का काम करती है। सेना से जो भी रिटायर्ड है, हमने मोदी जी के कार्य को देखते हुए जो उन्होंने भारतीय सेना के लिए और सशस्त्र बलों के लिए जो भी योगदान दिया है और जो भी कार्य किया है, उससे प्रेरित होकर हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जुड़ रहा था, विशेषकर सैनिक तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ। और आज भी पूरे देश में, हमारे पूरे देश में जितने भी सैनिक हैं, अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी का जुड़े हैं, विचारों से भी और सहयोग भी करते हैं। आज जो लोग हमको सहयोग करते आए थे, वो लोग विधिवत भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और धामी जी तथा मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन 55 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। और ये तो केवल आज एक छोटा सा कार्यक्रम था और बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी और होना है और प्रत्येक विधानसभा में 200 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। बीजेपी के पदाधिकारियों की गढ़वाल और कुमाऊं की बैठक होने के बाद अब पार्टी महिला वोटरों पर अपनी मजबूत पैठ बनाने के लिए शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों की महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। भाजपा राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए चला रही है, जिससे उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हो सके। इसी कड़ी में अब सरल सहायता समूह और अन्य माध्यमों से उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शक्तिबंधन जो हमारा जो कार्यक्रम है, उसकी जो कार्यशालाएं हैं पूरे उत्तराखंड में जिला स्तर पर आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश स्तर पर इसकी कार्यशाला हो चुकी है। इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन और हमारे जो मंत्रीगण इसमें उपस्थित रहे। इसी प्रकार से इसी योजना के तहत गाँव में जो हमारे जिले हैं, वहाँ पे ये कार्यशालाएं की जाएंगी। अभी प्रथम जो हमारा जो है जिले पे फोकस है। जिले में हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उसकी बहनें आएंगी, साथ में एनजीओ जो हमारे चला रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे बहुत सारे हमसे जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ और अपने पदाधिकारियों के साथ एक बृहद स्तर पर ये जो है विधानसभा स्तर पर भी ये कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। चारों तरफ हरियाली से घिरा सीमांत जनपद उत्तरकाशी में जहां अधिकांश पेड़ चीड़ के होते हैं, वहीं हर फायर सीजन में आग लगने से यहां जंगलों में करोड़ों का नुकसान होता है और साथ ही पर्यावरण को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को देखते हुए धारासू रेंज के रेंजर नागेंद्र सिंह रावत ने संरक्षित प्रजापति के बांज और बुरांश की नर्सरी तैयार की है। बता दें कि बांज के पौधे से जल की उत्पत्ति होती है और बुरांश के फूल कई बीमारियों के लिए रामबाण का काम करते हैं, जिसे उत्तराखंड सरकार ने संरक्षित किया है। बता दें कि वन रेंजर ने इन पौधों को नर्सरी तैयार करके लाखों की संख्या में पौधों को जंगल में रोपने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस पहल की जनपद स्तर पर सभी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। लगभग 2000 कुछ पौधे तैयार किए हैं, जिनमें से लगभग 1,02,000 के लगभग बांज पौधे। बांज पौधे का मुख्य ये होता है कि जंगलों में नमी बनी रहती है और यदि अचानक कभी आग भी लग जाए तो उनमें दोबारा कले आ जाते हैं और जीवित हो जाती है। और मेनली ये है कि आग को भी ये काबू करती है कि आग जब नमी रहेगी तो आग कब लगेगी। बांज के अंदर ये गुण बहुत
अधिक मात्रा में पाया जाता है कि बांध जो है जमीन के अंदर जो है काफ़ी 2-3 मीटर तक गहराई तक जो है नमी बना के रखता है पूरे क्षेत्र में। और जहाँ बांध होता है वहाँ पानी भी रहता है। लगभग हमारे पास हाई एल्टीट्यूड के जो जंगल हैं, दीवारी कौल, पत्थर कौल, लगुन घाट के आसपास, सिलग्यारा के आसपास, वहीं हम इसको रोपण करते हैं। हल्दूचौड़ देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल में 4 पदों पर हुए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। इसके साथ ही मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव नतीजे भी आ गए हैं, जिसमें निर्विरोध रूप से खीम सिंह बिष्ट अध्यक्ष, उप सचिव विनीत दुमका, कोषाध्यक्ष हरमोहन बिष्ट, मीडिया प्रभारी संतोष भट्ट बने। वहीं उपाध्यक्ष पद पर रोहित जोशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उर्वा दत्त भट्ट को 51 मतों से पराजित किया। इस अवसर पर चुनाव अधिकारी हर्ष जलाल, अतुल गुप्ता के अलावा देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। विजयी प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी करते हुए हल्दूचौड़ बाजार में जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। जैसे कि इस बार हम लोगों ने देवभूमि व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए बुमरी से लेके मोटा मोदीनगर जहाँ तक हमारा कोतवाली क्षेत्र आता है, हमने एक संगठन, मजबूत संगठन का नारा देते हुए सभी व्यापारी भाइयों से सदस्यता करवाई और जिसमें सभी व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आप सभी के व्यापारियों के, आप सभी के मीडिया कर्मियों के, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चुनाव में हम लोगों का सहयोग किया और सारे व्यापारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो सारी निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हुआ है। और इसमें मतदान हमारा लगभग 80% मतदान हुआ है और एक संगठन, मजबूत संगठन का नारा दिया है। के आम चुनाव हो रहे हैं, व्यापारियों में भारी उत्साह था, उम्मीदवारों में भी भारी उत्साह था और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमने व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ, काउंटिंग जारी है और जो प्रत्याशी जीतेगा वो भी हमारा है, जो हारेगा उसको भी हम सम्मानित करेंगे संगठन में, क्योंकि ये तो एक सामाजिक संगठन है, इसमें सब लोगों को हम सम्मान देंगे। ऐसा नहीं जो हार गया उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है और सब मिलजुल के काम करेंगे। इसके बाद हमारे लालकों में है, अल्मोड़े में, कई जगह बेताल घाट में भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि देवभूमि व्यापार मंडल ने खुली छूट दे रखी थी कि जो भी नॉमिनेशन करे, चाहे अध्यक्ष भी है, कहीं कुछ है, लेकिन लोग कहते थे भाई आप नॉमिनेशन करते हो, इसलिए हमने चुनाव प्रक्रिया शुरू की है। हर इकाई में हम चुनाव कराने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। कुछ लोगों ने नॉमिनेशन किए थे, हमने नॉमिनेशन उसमें तो जब नॉमिनेशन आए ना, जैसे अध्यक्ष के पद में नॉमिनेशन नहीं आया दूसरा, तो निर्विरोध हो जाएगा, उसकी भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन चुनाव लड़ते तो हम और स्वागत करते, हमने इसलिए किया था कि लोग चुनाव में आए, अध्यक्ष पद में भी आते तो उनका भी स्वागत होता, वो भी चुनाव लड़ते, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो निर्विरोध बन गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हो, तो ओपन चुनाव की प्रक्रिया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल हुए। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ले ली है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबार सिंह कंडारी के बेटे राजीव कंडारी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। साथ ही राज्य मंत्री राजकुमार ने पुरोला के सैकड़ों कांग्रेसियों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही विधायक शक्तिलाल शाह ने कई कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में जोड़ा। केदारनाथ से 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके कुलदीप रावत भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जिम्मेदारी देगी, उसको मजबूत करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है। हमने मोदी जी का हाथ को मजबूती देनी है और पुष्कर धामी जी की सरकार को भी मजबूती देनी है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी सत्ता चलाती है, इसलिए कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में रह के कांग्रेस के पतन को उन्होंने देख लिया है। ऐसे लोग कांग्रेस में नहीं होने चाहिए, अच्छे लोग यही होने चाहिए। बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं और ये कारवां मोदी जी के लिए और प्रचंड बहुमत की ओर रहेगा। हम 5 लोकसभा को पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतेंगे, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। हल्द्वानी में मूल निवास की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मूल निवास 1950 स्वाभिमान रैली में हजारों लोगों ने शिरकत की। इस रैली को उत्तराखंड के 200 संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। बता दें कि हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से शुरू हुई मूल निवास स्वाभिमान रैली में युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है।
तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क से हजारों युवा जुलूस निकालकर हीरानगर गोलजू मंदिर तक गए। इस दौरान विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय संगठनों ने भू कानून और उत्तराखंड वासियों को मूल निवास 1950 दिए जाने की मांग की है। उत्तराखंड भू कानून और मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि देहरादून के बाद हल्द्वानी में ये मूल निवास और भू कानून को लेकर दूसरी रैली है, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की है। अब पहाड़ी जाग गए हैं। बाबा भारामल समाधि स्थल मंदिर के महंत हरिगिरी महाराज और सेवादार रूप सिंह बिष्ट की 4 जनवरी को हुई निर्मम हत्या और लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसकी जानकारी देते हुए उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने जनकैया थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले का खुलासा किया है और बताया है कि एक मामले की जांच के दौरान पुलिस की 15 टीमों ने 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। वहीं 1500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद 5 साल तक आश्रम का सेवादार रह चुका आरोपी कालीचरण और उसके साथियों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां उसके पास से कुछ सबूत भी बरामद हुए। ने अपना तन मन धन लगा करके और बड़ी मेहनत से, लगन से इस केस को पर्दाफाश किया और सभी टीम लगी रही। कई बाहर से भी टीमें आई, इधर से भी टीमें आई और मैं पुलिस प्रशासन का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने हमारे महात्मा का मर्डर हुआ और उसका खुलासा जल्द से जल्द किया। भारामल बाबा मंदिर में जो महंत हरिगिरी महाराज और उनके चेला एक जो है रूपा कहते हैं, उन दोनों की बर्बरता से हत्या हुआ था। डे 1 से लग रहा था कि ये साथ में गुल्लक सारे लूटे गए थे। मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से बहुत ठोस सबूत मिलने के उपरांत एक बहुत छोटा सा एक दिन का जैसा लीड मिला बाबा जी का डोंगल खुलने का, और इसी के आधार पर हमारे टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धरपकड़ कर लिया है। टोटल 3 अपराधियों को हमने पकड़ा है और आज ये घटना का सफलतापूर्वक अनावरण के बाद क्राइम को एक्सेप्ट किया। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए जनपद उत्तरकाशी में भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने जिले के सभी पदाधिकारियों की बैठक लेकर फीडबैक लिया और 9 फरवरी से गांव चलो अभियान की रूपरेखा तैयार की। बता दें कि देश के इतिहास में गंगोत्री विधानसभा को लेकर ऐसा मिथक है कि जो पार्टी यहां जीती है, केंद्र और राज्य में उसकी सरकार बनी है। इसलिए सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश के द्वारा सभी जिलों में 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक एक अभियान के रूप में गांव चलो अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज उत्तरकाशी जनपद की कार्यशाला यहां पर आयोजित की गई है, जिसमें हमारे जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और गांव चलो अभियान के संयोजक और सह संयोजक आमंत्रित किए गए हैं और उसकी रूपरेखा यहां पर तैयार की जा रही है कि किस प्रकार से हमने हर गांव तक पहुंच करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे कामों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर के, आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कामों को लेकर के गांव-गांव जा करके और उन गांवों की परिस्थितियों को देख करके वहां अपने विचार को लेकर के जाना, लोगों के साथ संवाद करना। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे 5 साल और हमेशा तैयारी में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रतिवर्ष, प्रति महीने, प्रत्येक हफ्ते अपनी तैयारी में रहते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव को भी बड़ी गंभीरता से लेती है। समस्त कार्यकर्तागण सब लोग अपने कार्यों में लगे रहें और आगे जाके गांव-गांव में जाके, बूथों में जाके और घर-घरों में जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक अलग जगाने का काम करें और पार्टी बहुत बहुमत से विजय प्राप्त करे उत्तराखंड में भी और संपूर्ण देश में भी। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कामना।
तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।